हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में ठीक है भाग 5 संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था भाग 5 में संघीय सरकार के बारे में है और संघीय सरकार लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है संघीय कार्यपालिका, एक क्या है संघीय कार्यपालिका और दूसरी क्या है, दूसरी संघीय विधायिका। ठीक है, और संघीय जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो संघीय कार्यपालिका है इसको हम लोग फिर से इसके सारे अंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका के 5 अंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जिसमें राष्ट्रपति है और दूसरा अंग इसका क्या है उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, ठीक है, चौथा मंत्रिपरिषद और पांचवा ठीक है महान्यायवादी। पांचवा अंग क्या है संघीय कार्यपालिका का महान्यायवादी। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट सेकंड कार्यपालिका का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, उपराष्ट्रपति से लेकर के महान्यायवादी तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 5। ठीक है, जो पार्ट सेकंड होगा संघीय कार्यपालिका का और लेक्चर नंबर 10। ठीक है, 9 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत का उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो अगर अच्छे से आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है देन उससे ही मिलता जुलता उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवरीथिंग माने काफ़ी कुछ सिमिलर मिलेगा। ठीक है, कुछ जो विशेषताएं होंगी उन्हें हम आइसोलेट करके पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अब देखो आर्टिकल आप रटते जाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और यह बात किस में लिखी है, तो आर्टिकल 64 में। 63 में ये लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि 64 में लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा। पदेन सभापति का एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, अगर आप मुख्यतः कोई एक पद के हेड हों, ठीक है, तो उस पद के हेड होते हुए अन्य किसी पद का अगर दायित्व हेड के रूप में दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पदेन सभापति। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप उपराष्ट्रपति एक पद है, उस पद पर रहने के बावजूद राज्यसभा को संचालित करने के लिए आपको एक तरीके से अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, पदेन सभापति कह रहे हैं। यहाँ अगर समझ जाएंगे तो आगे हम प्रधानमंत्री में भी पढ़ेंगे, समझ जाएंगे आप। तो आर्टिकल 63 और 64 आप पढ़ चुके हैं। अगला देखिए उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, इनकी क्या योग्यताएं हैं, तो इनसे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उसमें देखिए, भारत का वह नागरिक होने चाहिए। इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है कि इनका जन्म क्या हो, भारत में ही हुआ हो, बाहर भी हो सकता है। ठीक, अगला देखिएगा, इन्होंने कम से कम 35 वर्ष की उम्र आयु पूर्ण कर चुके हों। ठीक है, यह अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, यहाँ पर क्या है, राज्यसभा के सभापति निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है कि यह आवश्यक नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य हों, यह आवश्यक है कि वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। माने अगर राज्यसभा निर्वाचित होना हो, किया जाए उन्हें, तो किया जा सकता है, वो योग्यता हो उनके पास। ठीक, अन्य बातें आप देख लीजिए। ठीक है, तो अंतर याद रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, जबकि ये राज्यसभा सदस्य। अन्य बातें देख लीजिए, तो 20 सदस्यों द्वारा इनका नाम, देखो जो उम्मीदवार है, यहाँ पर अन्य में क्या लिखे हैं हम लोगों ने, तो उम्मीदवार जो हैं उनके बारे में लिखा है कि कोई उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो उनमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 20 सदस्यों द्वारा उनका नाम प्रस्तावित होना चाहिए, और अन्य जो अगले 20 सदस्य हों उनके द्वारा उनका नाम अनुमोदित होना आवश्यक है। जबकि राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अंतर भी देखते जाइए। और
यह में उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से लाभ का पद धारण न करता हो, यह कंडीशन है। जैसे लाभ का पद का यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ। क्या लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में है क्या? तो लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है। इसे पार्लियामेंट के द्वारा माने संसद के द्वारा अलग अलग कालखंड में माने समय में क्या है निर्धारित किया गया है कि कौन से किस पद को लाभ का पद माना जाएगा और या किसे नहीं माना जाएगा। ओके, तो देख लीजिए, जैसे आप अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस जो है धारण करते हैं, देन आपको चुनाव लड़ना है तो उससे इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। देन आप क्यों? क्योंकि वो लाभ का पद माना जाता है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना, यहाँ तक कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना था। अगला देख लीजिएगा, और उम्मीदवार को क्या ध्यान रखना है? संसद के किसी सदन अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। माने संसद के किसी सदन, जब भी संसद लिखा हो तो इसका मतलब न तो लोकसभा का हो, ना ही राज्यसभा का हो, और यहाँ तक कि ना ही राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य के रूप में वह होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह जिस दिन चुनाव जीतने के बाद पद ग्रहण करेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या निर्वाचन की तिथि से या नामांकन की तिथि से या पद ग्रहण करने की तिथि से, तो यह पद ग्रहण करने की तिथि या तारीख से उसका पद क्या हो जाएगा? स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, यदि वो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदन के सदस्य के रूप में है पहले से तो। और अगला देख लीजिएगा, ठीक है, अगले में यह है कि उस उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करना होगा, और यदि वह वैध मतों के 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता है, वह उसकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। और एक बार जो है किसी पेपर में आया था कि वो जमानत राशि जो जमा की जाती है वो जाती कहाँ है? तो आरबीआई के पास जाती है। ये सवाल आ चुका है। देखो, कई बार जो है प्री क्वालिफाई करने से या अन्य कई बार एग्जाम्स क्वालिफाई करने से क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाता है, और जो ढेर सारे क्वेश्चन एकदम रटे होते हैं कि यार यही सब पूछा जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि आप अच्छे से अब क्वेश्चन बनाओ ना, क्यों इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन माने निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से उनका निर्वाचन होगा, इसमें ये पढ़ेंगे। साथ ही निर्वाचक मंडल माने उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके निर्वाचक मंडल की बात कर लें तो इनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य आते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य आते हैं, ठीक है। और दोनों सदन का मतलब क्या है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। जबकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें खास बात यह है कि इसमें राज्यसभा के मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं वह भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आते हैं या निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 4 लोग थे, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य केवल मनोनीत नहीं, जबकि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केवल मनोनीत नहीं, यहाँ पर क्या है यूनिक पॉइंट क्या है? मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा सदस्य, ठीक। अगली बात देख लीजिए कि इनकी पद्धति क्या होगी। ठीक राष्ट्रपति की तरह ही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति या मत प्रणाली के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। नोट में देख लीजिए, आपके लिए एक बड़ा सा नोट लिखा हूँ मैं, ठीक है। राज्य विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और ना ही
उपराष्ट्रपति के, ठीक है, क्लियर हो गई। तो माने विधान परिषद जहाँ जहाँ भी होती है, देखो 6 जगह पे विधान परिषद है, आप ठीक है उसे डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। टकुम्बा, ठीक है, टकुम्बा, ठीक है, तो इस तरीके से याद आगे डिस्कस करेंगे। चलिए 6 जगह पे है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल या पदावधि क्या होगी, तो अनुच्छेद 67 में लिखा है। जबकि हम आपको बताए थे ना राष्ट्रपति में क्या है 5-6 थे ना, 56 था ना, ऐसे मैंने उसी समय बोला था कि यहाँ पर क्या होगा 6-7 होगा कार्यकाल, ठीक है, तो रट लो आप कोरिलेट करके। और इनकी पदावधि क्या होगी, पद ग्रहण करने की तिथि से, याद रखना जिस दिन जीतेंगे उस दिन नहीं, बल्कि जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस तिथि से 5 वर्ष होगी। कितने वर्ष, 5 वर्ष होगी। किंतु वह अपने पदावधि से पूर्व ही राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपना पद रिक्त कर सकते हैं, घूमने टहलने जा सकते हैं। अब पद से हटने की या नहीं हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, ये देखो ये सवाल बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, अच्छे लेवल क्वेश्चन में, इसको याद रख समझना। हटाने के आधार का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, यही सब इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट है, आप रटो यहाँ पर और सीधे क्वेश्चन बनाओ। हटाने के आधार का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि राष्ट्रपति में क्या है एकमात्र आधार था संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण। यहाँ पर कोई ऐसा उल्लेख नहीं, माने सामान्य स्थिति में भी क्या है उपराष्ट्रपति पद को उनके पद से हटाने जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अगला देखिएगा, पद से हटाने के प्रस्ताव से पूर्व राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की भांति क्या है लिखित रूप में 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जब आप सूचना दे चुके होंगे तत्पश्चात राज्यसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा अगर स्वीकृत कर लिया जाए तो उसी समय तारीख से उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। तो यह महाभियोग से क्या है कठिन नहीं, महाभियोग में जहां राष्ट्रपति को हटाने को 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना था, यहाँ पर केवल एक बात सिंपल सी है, बिना किसी खास वजह से भी हटाया जा सकता है। और राज्यसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधेयक को अगर लोकसभा अपनी स्वीकृति दे दे, माने साधारण विधेयक से, ठीक है, उसे स्वीकार कर ले तो उन्हें पद से हटना होगा। यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझना क्या है जो पेपर में आता है, उसमें ये आता है कि क्या राष्ट्रपति को पद हटाने की प्रक्रिया को क्या प्रारंभ लोकसभा में किया जा सकता है क्या, तो लोकसभा में प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल मात्र सर्वप्रथम राज्यसभा में ही यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर कथन कारण में पूछे क्यों ऐसा किया जाता है तो आप बता देना, ठीक है, क्योंकि वह राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा में शुरू किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, अनुच्छेद 68 या 68 क्या कहता है, कार्यकाल 67 हो गया। अनुच्छेद 68 कहता है किसी भी कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का पद यथाशीघ्र भरा जाएगा, माने उसकी रिक्ति को यथाशीघ्र एज सून एज कराया जाएगा। देखो पॉलिटी में ये सब सवाल बहुत ही अहम है, ठीक है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, आप तुरंत इस आंसर को टिक लगा देंगे, ये आंसर गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लिखी, एज सून एज लिखा है, यथाशीघ्र कराया जाए, 6 महीने कोई बाउंडेशन नहीं है, जबकि राष्ट्रपति में 6 महीने के अंदर ही कराया जाना अनिवार्य है अनुच्छेद 62 के तहत। अगला देखिएगा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने पर भी वह अपने पद पर राष्ट्रपति की भांति ही बना रहता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी उसकी जगह न आ जाए। अगला देखिएगा, संविधान में
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माने संविधान में कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति हट जाए तो कोई उसकी जगह वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति आने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अगला देख लीजिएगा, अनुच्छेद 69, ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्तियों के समक्ष क्या करता है? शपथ एवं प्रतिज्ञान लेता है। अब यहाँ से याद रखना, अगर राष्ट्रपति ना उपलब्ध हो तो आपसे पेपर में अक्सर देखेंगे पूछा जाता है, तो याद रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई अन्य जो व्यक्ति होगा उसी के समक्ष क्या करेंगे? शपथ एवं प्रतिज्ञान लेंगे। किसके तहत? 69। ठीक है, याद है ना, आपको बताया था अनुसूची 3 में 3 लोगों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल थे। अगला देखिएगा 65 जो है आर्टिकल, वो क्या कहता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का प्रबंध, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का प्रबंध है। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति का यदि आकस्मिक स्थिति में मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दिया, महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाए या किसी भी कारणवश असमर्थ हो कार्य के निष्पादन में, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। यही बात लिखी है 65 आर्टिकल में। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के दौरान उसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रट लीजिएगा, ठीक है, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की भांति ही सारी उपलब्धियां, परिलब्धियां, वेतन, भत्ते और स्पेशल प्रिविलेज या विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 361 में लिखा है, वो सारी पावर या सारी विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को उस समय मिलेगा। इसका यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर उसका वेतन और भत्ते की बात करें, दिन जब राष्ट्रपति के रूप में वह काम कर रहा होगा तो उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए प्रति माह वाला, न कि उपराष्ट्रपति वाला वेतन। ठीक है, आगे देख लीजिएगा वेतन एवं भत्ते की बात। वेतन और भत्ते में क्या लिखा है? सामान्यतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाता है। यह अनुच्छेद 97 में लिखा है। 97 में यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, लिखा रहता है कि क्या वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में प्रावधान है क्या? तो आप कहोगे हैं यार, उपराष्ट्रपति का पद तो है, तो हो सकता है, लेकिन ये गलत है। उपराष्ट्रपति पद जरूर है, लेकिन जो वेतन है उसे उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन न मिल करके किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे वेतन प्राप्त होता है, जो 4 लाख रुपए प्रति माह है। रट लो भैया, बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और वेतन और भत्ते की बात में क्या लिखा है? किंतु जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा, दिन वेतन, भत्ते, परिलब्धियां सब राष्ट्रपति वाली मिलेंगी। ठीक है, एक नोट देखिए छोटा सा है, अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन और भत्ते का कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है, अर्थात वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। अगला देख लीजिएगा क्या है भैया, देखिए यहाँ पर लिखा है उपराष्ट्रपति के कार्य एवं क्या शक्तियाँ हैं। तो इनके कार्य एवं शक्तियों को देख लीजिए। सब राज्यसभा में कौन सा काम करते हैं? तो देखो, राज्यसभा का अध्यक्ष हो, जैसे आप ही किसी भी समिति के अगर अध्यक्ष होंगे तो उस समिति को ऑर्गेनाइज करने का, संचालित करने का, उसको निर्देश देने का, ये सारे काम किसके होंगे? अध्यक्ष के ही होंगे ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि यार इसको हेड बना दो, ये लीडर है। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष भी क्या है? लोकसभा को मैनेज करता है। ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने की वजह से राज्यसभा को मैनेज करेगा। तो अब आप समझ जाओ, एक ही जगह तो आगे भी काम आएगा। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? जो भी बैठक होती है राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता करते हैं।
और कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। जो भी कार्यवाही वहाँ पर होती है उसका संचालन करते हैं, अर्थात उन्हीं के निर्देशन में होती है। और अनुशासन को बनाए रखना भी इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। जैसे आप अक्सर देखे होंगे, बोलेंगे कीप साइलेंस, बैठिए बैठिए, जब आपका टाइम मिलेगा तब आप बोलिएगा, प्लीज़ अभी शांत रहिए, अभी शांत रहिए। तो इसका क्या मतलब, वो अनुशासन को बनाए रखना है, ठीक है। और जो अनुशासनहीनता करता है, आप अक्सर देखेंगे कभी कभी उसे क्या करते हैं, एक हफ्ते के लिए या पूरे सेशन के लिए उसे बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अनुशासन को बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के। ठीक इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष भी कहाँ करेगा, लोकसभा में। और देख लीजिए, बोलने की अनुमति प्रदान करना, क्योंकि अध्यक्षता इनको है तो यही बोलेंगे ना, अब आप बोलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से माननीय फलाने मंत्री आप बोलिए, आपका समय हो गया, अब आप चुप रहिए, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया। तो इस तरीके से बोलने की अनुमति प्रदान करना भी इनका कार्य है। सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करना, ठीक है। तो जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको भी विशेष प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। जैसे आप अक्सर सुने होंगे, ठीक है, कि सदन की कार्यवाही के दौरान किसी प्राइवेट व्यक्ति को प्रवेश दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। ये डिपेंड करता है कि उस सदन के लोग क्या चाहते हैं। तो यही है उनका विशेषाधिकार। और उनकी कार्यवाही को प्रस्तुत बाहर किया जाए कि न किया जाए, ठीक है, छापा जाए पेपर में कि न छापा जाए, यह भी क्या है, उनका विशेषाधिकार है, ठीक है। उनके तय करने पर ही होता है। अगला देख लीजिएगा, और इनके कार्य और शक्तियां क्या है। राज्यसभा के सदस्य न होने से, ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि यह अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उप राष्ट्रपति क्या होता है, न तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सदस्य होता है। यदि अगर ऐसा है तो वो पद जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ग्रहण करेगा उस दिन से वो पद रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब वो सदस्य नहीं रहता है। इसीलिए देखो यहाँ समझा है, राज्यसभा का सदस्य न होने के कारण वह राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं रखता, माने मतदान नहीं कर सकता है। किंतु अगर पक्ष विपक्ष दोनों के वोट बराबर आ जाए, ऐसी स्थिति में निर्णायक वोट या कास्ट ऑफ वोट करने का अधिकार किसके पास है, उपराष्ट्रपति के पास है। यही चीज आप आगे चल करके किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी बराबर मत होने की स्थिति में क्या करता है, निर्णायक मत देता है, ठीक है। तो आप अच्छे सुने रहेंगे, बहुत समरी हो जाएगी और आसानी से आप सिलेबस छोटा कर लेंगे। अगला देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने पर यह सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र अपना दिया हो तो देगा किसको, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को दो तो कहते हैं यथासंभव अविलंब यह सूचना या तत्काल यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। किसको दिया जाना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, वह सूचना लोकसभा की पटल पर रखेगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आगे अब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं जो इसका तीसरा अंग है, संघीय मंत्रिपरिषद, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बारे में देख लीजिए क्या है। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। याद होगा आपको राष्ट्रपति पढ़ाते वक्त मैंने कहा था, आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, वह या इन शक्तियों का प्रयोग स्वतः अन्यथा अपने अन्य किसी प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग करेगा या संचालित करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों के संचालन के लिए ही मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत करता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिएगा नोट में क्या है, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का क्या है, वास्तविक प्रयोगकर्ता होता है, होती है लिख दिया, प्रयोगकर्ता होता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद को लोकसभा, यहाँ देखिए
मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। याद है ना, भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप जैसा है होने की वजह से समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में संवैधानिक रूप से निहित अवश्य हैं, किंतु वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद में होती हैं और उसका हेड पीएम होता है। इसीलिए ऐसा होने की वजह से कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का अंग है, इसलिए कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए क्या है, उसे विधायिका के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात संसद के प्रति क्या किया गया है, सरकारों को उत्तरदायी बनाया गया है। जिसमें आप देखेंगे प्रश्नकाल के माध्यम से ढेर सारे प्रश्न पूछ करके, ठीक है, या ढेर सारी समितियों के द्वारा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करके, या आप देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव, ठीक है, इस तरीके से प्रस्ताव ला करके कार्यपालिका अर्थात सरकार के ऊपर विधायिका अर्थात संसद नकेल कसती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी ठहराई गई है। यह किस आर्टिकल में लिखा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि नहीं, लिखा है, ठीक है, इसे रट लीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। अनुच्छेद 75 के 3 में लिखा है कि कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, कार्यपालिका देखो लोकसभा के प्रति इसीलिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका बनती किससे है, लोकसभा, मुख्यतः उसमें लोकसभा के ही लोग होते हैं, बहरहाल राज्यसभा से भी मंत्री हो सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, मंत्रिपरिषद की रचना या गठन क्या होता है, मंत्रिपरिषद मतलब बनती कैसे है, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का एक समूह होता है जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। अगर उसके प्रकार देखें, माने मंत्रियों के प्रकार अगर देखें, रट लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, और एक तीसरे प्रकार का होता है उप मंत्री। एक क्या होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उसमें, ठीक है, उसको केवल मिला करके कैबिनेट के जितने मंत्री हों उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए शासन प्रशासन में भाग लेने वाले, या सबसे ज़्यादा सुपीरियर जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, जो सर्वोच्च मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, माने मुख्य विभाग कैबिनेट मंत्री के पास होता है, ठीक है। राज्य जो मंत्री होते हैं, इनकी क्या खास बात है, इनकी ये खास बात है कि इन्हें वैसे तो उप मंत्रालय के रूप में इन्हें प्रयोग किया जाता है, किंतु इन्हें जो है कुछ विशेष स्थिति में क्या है, स्वतंत्र मंत्रालय भी दिया जा सकता है। इन्हें स्वतंत्र मंत्रालय भी दिया जा सकता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि देखो कैबिनेट मंत्री मेन मंत्री होते हैं, ठीक है, उनकी सहायता के लिए कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। हालांकि राज्य मंत्री को, ठीक है, कभी कभी क्या है, स्वतंत्र मंत्रालय भी दिया जाता है, और जब भी कभी किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र मंत्रालय दिया जाएगा तो वह यहाँ से निकल के कैबिनेट की श्रेणी में आ जाता है, माने कैबिनेट मिनिस्टर की तरह वो कार्य करता है, यही ध्यान रखना। और वैसे सामान्यतः राज्य मंत्री क्या है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होता है। अब देख लीजिएगा, उप मंत्री क्या होता है, उप मंत्री जो होता है वह क्या है, वह कैबिनेट मंत्री, ठीक है, वह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता के लिए होता है, ठीक। अब यहाँ से अच्छे से समझ लो, जो कैबिनेट मंत्री होता है वही शासन की सबसे मूल इकाई है, उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री है। कभी कभी इसे स्वतंत्र विभाग भी दे दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ही प्रशासन की इकाई में भाग लेते हैं, दोनों ही प्रशासन की इकाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जबकि विधि के निर्माण में या
नीति निर्माण में, सॉरी विधि निर्माण नहीं, नीति निर्माण में, उसके अनुपालन में, पॉलिसी बनाने में उप मंत्री भाग नहीं लेते। यही इंपॉर्टेंट है। उप मंत्री, ठीक है, नियम संचालन के दौरान, ठीक है, नीति निर्माण के दौरान उप मंत्री भाग नहीं लेते। कैबिनेट मंत्री मुख्य रूप से भाग लेते हैं। हालांकि कभी कभी क्या है, राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो अधिकतम क्या है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों ही मिलकर के नीति निर्माण करते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और यहीं समझ लेना, ठीक है, वो ये है कि देखो कैबिनेट मंत्रियों के ही केवल समूह को अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो पेपर में जो आता है वो बता देता हूँ। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है। लेकिन महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल अधिक महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत मंत्रिपरिषद से। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कैबिनेट स्तर के मुख्य विभाग के अध्यक्ष या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसलिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि नीति निर्माण में जो हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं वो मंत्रिमंडल हैं, इसीलिए इनका महत्व सबसे ज़्यादा है। आगे देख लीजिएगा, जो पेपर में बहुत बार आया है, बड़े पेपर में भी आता है, ठीक है, एक शब्द है किचन कैबिनेट या कैबिनेट किचन। ये बहुत पेपर में आता है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 20 लोगों का एक समूह, ठीक है, कोई कंपनी है या कोई चीज़ हम लोग काम करने वाले हैं, उसमें, ठीक है, उसमें कई समितियां बना दी गई हैं। उसमें कई समितियां हों या 20 लोगों का समूह है, उसमें से 5 लोग क्या हैं, 5 लोगों को मुख्य जिम्मेदारी दे दी जाए कि इसमें क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी, क्या बनाई जाएगी, ठीक है। तो वही इसी तरीके से कैबिनेट किचन है कि कैबिनेट किचन का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, लिख लो आप, याद कर लेना। अगला क्या है, प्रधानमंत्री सहित 15 से 20 सदस्यों, जिसमें मंत्री हों, मित्रगण हो या अन्य लोग भी हो सकते हैं, जिसे प्रधानमंत्री अपने करीब समझें, जिनके साथ वो बहुत आसानी से, सहजता से, ठीक है, किसी भी समय बुला सकें, बातचीत कर सकें, अच्छे मतैक्यता हो, माने एक विषय पर जल्दी से निर्णय ले सकते हों, ठीक है। ऐसे लोगों का एक क्या है, एक अनौपचारिक सिस्टम है, औपचारिक नहीं कि संविधान में लिखा हो, एक अनौपचारिक समूह है, ठीक है, जो नीति निर्माण में बहुत अहम योगदान करता है, ठीक है। तो इसे कैबिनेट किचन कहते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वैसे देखा जाए कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है मंत्रिपरिषद के हेड के रूप में। तो अब उसके ही ऊपर ज़्यादा होता है कि निर्णय को तीव्र ले, ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी देश का अच्छा विकास किया जा सके। तो उसके हिसाब के लोग होने चाहिए, इसीलिए वो कैबिनेट किचन का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे आप देखो, मतैक्यता होती है, अगर मतैक्य है तो आप जल्दी जल्दी किसी निर्णय पर जा सकते हैं। साथ ही साथ इसका कार्य देख लिए, तीव्र निर्णय लेने तथा गोपनीयता को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। जैसे अगर किसी बात को गोपनीयता के साथ रखना है तो आप अपने विश्वसनीय बंदों के साथ ही समूह बनाओगे, यही इसकी खास बात है। अगला देख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो पहले ऐसा नहीं था, पहले निश्चित नहीं था मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, गला सूख जाता है, 2 बज रहे हैं रात। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15% लोकसभा सदस्य के, संसद के नहीं, लोकसभा, क्योंकि मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद किनके लोगों से मिलकर के बनती है, तो लोकसभा, इसलिए जो है लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसा प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। वर्तमान में अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या, ठीक है, 82 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 82 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, भूल गया बताना, ठीक है। चलिए, हाँ, ये बात है कि आखिर में ये संविधान संशोधन
के द्वारा जोड़ क्यों दिया गया? एक्चुअली पहले ये था, ठीक है, आपको याद होगा 1990 के दशक के आसपास आया राम गया राम की नीति की बात होती थी, ठीक है। थोड़ी लालच में कि आओ तुम्हें मैं इस ये मंत्रालय दे दूंगा, वो उस सरकार से उस सरकार में चले जाते, तो उस व्यक्ति उस सरकार में भाग जाते थे, जिससे देश में अनस्टेबल सरकार बनती थी। अनस्टेबल होने की वजह से आप जानते हैं कि देश का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए संसद को लगा कि आया राम गया राम की नीति को परिवर्तित करना है तो संशोधन करना पड़ेगा, इसीलिए संशोधन कर दिया गया। आज जैसे आप देखेंगे नीतीश जी को देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है, बस मुख्यमंत्री बने रहना है, उसके लिए चाहे जहां जाना है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग बात कर चुके कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और कैसे उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। वही कार्यपालिका माने मंत्रिपरिषद, यही तो देश को शासन करती है, माने चलाने का काम करती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेह, उत्तरदायी होती है। लेकिन कैसे? सामूहिक रूप से। क्यों सामूहिक रूप का क्या मतलब है? सामूहिक रूप का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद में अगर मैं मैक्सिमम संख्या जो है वो 82 मान लूँ, ठीक है, मान लो 82 सदस्य हैं और कोई विधि कोई जो है कानून के लाया जा रहा है, कोई नीति बनाई जा रही है, क्या आ रही है? कोई नीति का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं इसमें से 82 लोगों में 80 लोग इस नीति के क्या कर रहे हैं? इस नीति के पक्ष में हैं। इस नीति के क्या है? पक्ष में हैं। 2 लोग इसके क्या है? विपक्ष में हैं। अगर 2 लोग विपक्ष में हैं, ध्यान से समझना, अगर 2 लोग विपक्ष में हैं देन उन 2 लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा अगर आप इस नीति के क्या है? विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप से ये काम करता है, इंडिविजुअल काम नहीं करता है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना है, सामूहिक का मतलब। दूसरा ये है कि इन 82 मंत्रियों में से अगर किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध संसद में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया जाए तो माना जाएगा कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद कम्युलेटिव रूप से काम नहीं कर रही, कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम नहीं कर रही है। इसलिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग करनी पड़ेगी, माने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी, किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। इसका क्या मतलब हो गया? ये सामूहिक है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामूहिक का मतलब ये भी होता है कि जैसे किसी नीति पर सहमति बनाने के प्रयास किया जा रहा है इन 82 के द्वारा, लेकिन मतभेद है तो क्या कर रहे हैं? वैसे सर्वसम्मति से निर्णय आना चाहिए, लेकिन अगर मतभेद है तो इस पर क्या करा लेंगे? बहुमत से निर्णय ले लेते हैं। किससे लेते हैं? बहुमत से निर्णय ले लेंगे। लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट हैं उन्हें बाद में इसकी स्वीकृति देनी पड़ती है कि हाँ, माना जाएगा कि ये निर्णय सभी की सहमति से है। और अगर आप पूरी तरीके से ठान जाते हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा, इसके विरोध में वोट डालूंगा, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप विरोध में वोट नहीं डाल सकते। अगर किसी एक सिंगल व्यक्ति ने विरोध में जाकर के नीति के वोट डाल दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को डिजॉल्व होने पर संकट आ जाएगा, ठीक है। यही सामूहिक का मतलब है। समझ लो, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा फैक्ट से रिलेटेड कम आते हैं, फैक्ट के साथ सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं। जितने भी बड़े पेपर देने जाएंगे सब फैक्ट के अलावा सब कॉन्सेप्ट। तो एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, 50 बार क्यों पढ़ना है। सामूहिक उत्तरदायित्व में अब पढ़िए क्या है। अर्थात एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो जाए तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। किसी विधेयक पर अगर कोई असहमति की स्थिति है तो उस मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि वह प्रस्ताव के विरुद्ध वोट
नहीं डाल सकता है क्योंकि पूरी 82 लोगों की अधिकतम की यूनिट को 1 यूनिट माना जाता है, इसलिए आप उसके विरोध में वोट नहीं डाल सकते। और अगर कहीं पे लिखा हो यूनिक पॉइंट तो आप उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जानते ही हैं। अगला देख लीजिए इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, प्रति उत्तरदायी। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर समरी है। देखो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा से ही मिलकर के वो ज़्यादा करके बनता है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ज़्यादा होते हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्य अर्थात मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं उत्तरदायी, तो राष्ट्रपति के रूप प्रति होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं राष्ट्रपति के प्रति क्यों होते हैं, अगर कथन कारण में सवाल आए तो कैसे करोगे आप, धुआंधार सवाल करने के लिए आपको कथन कारण भी आना चाहिए। इसीलिए वो व्यक्तिगत रूप पे राष्ट्रपति के प्रति हो जाता है उत्तरदायी, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इतना ही नहीं बल्कि मंत्रियों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इसका क्या मतलब है, जब तक राष्ट्रपति का मन चाहता है, ठीक है, जब तक मंत्री के ऊपर विश्वास है दिन तब तक वो रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इसका मतलब आप व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं आपको नियुक्त किया हूं और आपका कार्यकाल मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो आप व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो मेरे प्रति होंगे, यही राष्ट्रपति के प्रति है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। हालांकि आप और भी अच्छे से डीप देखेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का ये मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि मंत्रिपरिषद का जो हेड है प्रधानमंत्री, उसके रिकमेंडेशन पे किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी मंत्री को बनाने हटाने में सबसे ज़्यादा अहम और सक्रिय योगदान किसका होता है, तो प्रधानमंत्री का होता है। उसके ही सिफारिश पे, उसी के सलाह और एडवाइस पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति उनको बनाते और हटाते हैं। यूनिक पॉइंट में सेकंड पॉइंट को देख लीजिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते और एक ही साथ डूबते हैं, ऐसा किसने कहा है, तो लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार आप जानते हैं, ठीक है, 1909 का वही मार्ले है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मतलब तो समझ आ गया होगा ना कि कैसे एक साथ तैरते और एक ही साथ डूबते हैं। जैसे 82 सदस्यों में किसी एक के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो 82 सारे के सारे एक साथ डूब मरेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, कैसे मंत्रिपरिषद काम करता है वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए पहला, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है क्योंकि उसका हेड होता है। मंत्रिपरिषद के सानिध्य में मंत्रिमंडल कैबिनेट मुख्य रूप से निर्णय लेने का कार्य करती है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो कैबिनेट होती है ना, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिपरिषद का छोटा रूप है, आकार में छोटा है लेकिन महत्व में ज़्यादा, क्योंकि ये नीति का वास्तविक निर्माण, ठीक है, यही सक्रिय योगदान करती है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, सामान्यतः सभी निर्णय मंत्रिपरिषद में एक मत से लिया जाता है, किंतु मतभेद की स्थिति में बहुमत से निर्णय लिया जाता है, जिसे मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाता है, क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो सामूहिक निर्णय माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सो तो नहीं रहे हैं, मैं जग रहा हूँ, 2:30 बज गए तो आप क्यों नहीं। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय अत्यंत गुप्त रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं कथन कारण में, क्योंकि राष्ट्रपति के सम्मुख मंत्री क्या करते हैं, शपथ एवं गोपनीयता, माने गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। याद आया ना आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर देख लीजिएगा, जो गोपनीयता का कॉन्सेप्ट है वह बजट के संबंध में सबसे अधिक या कठोरता से इसका अनुपालन किया जाता है। इसका ये मतलब है कि बजट पेश करने के पूर्व अगर बजट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी
अगर देश में किसी भी तरीके से लीक अगर हो जाती है, किसी मंत्री के द्वारा कर दिया जाए, तो वित्त मंत्री से त्याग पत्र मांगा जा सकता है। ये है गोपनीयता का महत्व, समझ गए। आगे अब हम लोग देखें मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका के अंग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद हो गया। अब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री देखिए क्या है, तो यह मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन की बात है, उसका प्रमुख होता है, बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जिक्र किया गया है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर 5 पार्टियां, 6 पार्टियां या 10 पार्टियां हैं, तो जो पार्टी बहुमत बना मैजिक आंकड़े को पूरा कर चुकी है, ठीक है, उसी के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही क्या है, नियुक्त करते हैं। इसका ये मतलब याद रखिएगा कि ये स्वविवेक की स्थिति नहीं है, माने अपने विवेक से ये नियुक्त नहीं कर सकते हैं। किंतु एक चीज इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा, किंतु अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त, मैजिक आंकड़ा प्राप्त न हो सका हो, तो उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी होगी, जो सबसे बड़ा दल होगा, उसको उसके नेता को ये पीएम के रूप में नियुक्त कर सकते हैं अपने स्वविवेक से, और उसे सरकार बनाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास करने और आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखें कि प्रधानमंत्री के लिए पात्रता क्या क्या होती है। ठीक है, उसे देखो बहुत फिल्टर करके बनाता हूँ। ठीक है, आज सच में कहें तो इतना लेट होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि आज लगभग 1 बजे के आसपास, 1 बजे, सवा 1 बजे जो है कंटेंट ही लिखते लिखते हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्रता, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री क्या हो, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। सामान्यतः, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, सामान्यतः वह लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह केवल और मात्र केवल लोकसभा का सदस्य ही होगा तभी पीएम बन सकता है, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, बल्कि, समझ गए ना। ठीक है, यही सब तकनीकी, यही सब आपको समझने हैं, रटने से तो चलता नहीं काम। किंतु राज्यसभा का भी वह सदस्य हो सकता है, अभी बात कर चुके। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, किंतु उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का, माने संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है, सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो निर्वाचित हो जाए, चाहे वो 12 राज्यसभा में मनोनीत होते हैं उस रूप में, माने सदस्य होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो नहीं, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः कहाँ का सदस्य होता है, वो लोकसभा का होता है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा का ना सदस्य दोनों का ना हो तो क्या पीएम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, बट बस 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। आगे देख लीजिएगा, राष्ट्र बहुमत, ठीक है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में स्वविवेक से राष्ट्रपति जो भी पार्टी बड़ी है उसको क्या कर सकता है, उसको पीएम बना सकता है, और उसे मैजिक आंकड़ा को पूरा करने के प्रयास करने का मौका दिया जा सकता है। आगे देख लीजिएगा। ठीक है, एक नोट है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोटा सा, इसमें ये लिखा है इंदिरा गांधी 1966, HD देवगौड़ा 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009। ये क्या थे? ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए भारत के जो लोकसभा के, सामान्यतः लोकसभा के सदस्य ही पीएम बन रहे हैं ना, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे, ना कि लोकसभा के सदस्य थे। आपसे पेपर में यहाँ पर यही बनता रहता है अक्सर कि स्टेटमेंट बनेगा तो फलाना फलाना, नहीं तो बोलेगा कि तीनों ऑप्शन दे रखा रहेगा, एक और दिया रहेगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन से लोकसभा के सदस्य
नहीं थे, प्रधानमंत्री बनते वक्त अर्थात राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये तीनों नाम रटे रहेंगे, आपका काम बन जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और कौन, चलिए मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री की पदावधि एवं कार्यकाल क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट सही समझिएगा। सामान्यतः देखो आप ध्यान से, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा में जब तक विश्वास प्राप्त कर पाया है, माने मैजिक आंकड़ा जब तक उसकी पार्टी प्रस्तुत कर पा रही है आधे से अधिक, ठीक है, टोटल लोकसभा सदस्यों में आधे से अधिक अगर उसने गठजोड़ या जैसे भी पूरा कर रखा है, तब तक उसे विश्वास मत प्राप्त है। और तब तक, जब तक विश्वास मत प्राप्त है, तब तक सामान्यतः उसे राष्ट्रपति को के द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता, माने वह पद ग्रहण करता है। यही पेपर में आता है, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। जबकि देखिए, जबकि संवैधानिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रपति के वह प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जो अनुच्छेद 75 के 2 में है। ये जानते हैं कैसे है, ये समझोगे तो आप और अच्छा समझ पाओगे। देखो लिखा है 75 के 2 में कि समस्त मंत्रिपरिषद, नहीं सॉरी समस्त नहीं, मंत्रिपरिषद के समस्त जो मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं 75 के 2 में। तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है पीएम। इसका मतलब क्या है, यह प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। आप अच्छे से पॉलिटी इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, किंतु उनके पहले भी इनका पदावधि न पूर्ण हो तब भी अपना पद रिक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके, या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो जाए, माने लोकसभा अगर प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला दे और पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा। और याद रखना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होने की वजह से उसको बनाने का श्रेय इसी को जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मर जाए, पद रिक्त हो जाए, त्याग दे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। माने कोई अगला प्रधानमंत्री अगर जब भी बनेगा तो वही मंत्रिपरिषद नहीं रहेगी, माने वो अपनी तरह से स्वतंत्रतापूर्वक अपने हिसाब का मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं आपको बता दिया। आगे देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के कार्य एवं प्रमुख, ठीक है, अधिकार एवं कार्य देख लीजिए। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है अतः कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन होता है, ठीक है, पीएम होता है। जबकि संवैधानिक प्रयोगकर्ता कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में है। और देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद का गठन, अभी मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद के गठन में इसके पास क्या है, अत्यंतिक माने यह स्वविवेक, इनके विवेक पर है, विवेकाधिकार है इनका कि वो किसको किसको मिलाकर के मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। पीएम जानते हैं क्या करते हैं, पीएम एक लिस्ट तैयार करते हैं अपने मन पसंदीदा लोगों का, और उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति के सम्मुख दे देते हैं। कहते हैं इन्हीं को हम चाहते हैं आप मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ दिला दो, और राष्ट्रपति, ठीक है, बाध्य होते हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री मंत्री बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब वो मर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाए, क्योंकि बनाने के सिर्फ उसी को। मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या राष्ट्रपति तय करता है, तो नहीं, राष्ट्रपति विभागों के बंटवारा में तय नहीं करता, बल्कि ठीक है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा इसकी लिस्ट तैयार करना स्वविवेक है किसका, प्रधानमंत्री तय करता है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, ठीक है। अब वो तय कर देते हैं तो उन्हीं के नाम के बाद जो है राष्ट्रपति उन्हें उस मंत्रालय से पद और शपथ दिला देते हैं उस मंत्रालय के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, लेकिन नाम कौन सजेस्ट करता है, पीएम, इसीलिए तो वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति निर्वहन करता है। अगला देख लीजिएगा, मंत्रिमंडल की बैठकों एवं कार्यवाहियों का संचालन कौन करेगा, पीएम करेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद की भी कार्यवाहियों का संचालन नहीं करता है, क्योंकि उसका हेड होता है। विभागों में समन्वय स्थापित करता है, देखो पीएम ही क्या है, सभी विभागों के मंत्रियों
को जो है बनवाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सभी विभाग अच्छे से काम कर सकें इसीलिए सबकी समीक्षा करता रहता है बीच बीच में और समन्वय स्थापित करता है ताकि कम्युलेटिव वर्क किया जा सके। अंतिम रूप से विदेशी नीति का निर्धारण भी कौन करता है, पीएम करते हैं। आप इस समय प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं जो पीएम के विदेश नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं। अगर मृत्यु या त्याग या पदच्युत हो जाए, माने पद से हट जाए, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद का विघटन समाप्त हो जाएगा, माने समाप्त हो जाएगी। अगला देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के कुछ कार्य इस प्रकार भी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पदेन अध्यक्ष के रूप में भी, पदेन अध्यक्ष का मतलब मैंने बताया मुख्य रूप से अगर किसी पद का उत्तरदायित्व या निर्वहन आप कर रहे हो, उस पद पर रहते हुए किसी अन्य पद के अध्यक्ष के रूप में आपको कार्यभार दिया जाता है तो अध्यक्ष मुख्य तो आप बड़े ही पद के रहेंगे। पीएम के अलावा अगर किसी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो वह पद क्या है, पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। यही बात है, जानते रहिए। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, रट लो भैया, यहाँ से आते हैं ये सब फैक्ट हैं। किसके किसके, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में जो है इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में जिसका गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी पदेन अध्यक्ष होते हैं और CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भी पदेन अध्यक्ष। अगला देख लीजिएगा, इनमें से दूसरा, जैसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं, ठीक है। कौन होता है, पीएम ही होते हैं, रट लो, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, ठीक है। आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो समझेंगे। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं, तो प्रधानमंत्री के प्रमुख कर्तव्य अनुच्छेद 78 में दे रखा है और इनके प्रमुख कर्तव्य क्या हैं देख लीजिए। प्रशासन अथवा विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय संबंधी सभी सूचनाओं को राष्ट्रपति को क्या करेंगे, अवगत कराएंगे, यह इनका प्रमुख कर्तव्य है। देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के रूप में अपनी अनुच्छेद 53 के तहत समस्त कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करने के लिए प्रयोग करता है, इसलिए सारी सूचनाएं वो मांगने का क्या है, उसके पास अधिकार है और इनका कर्तव्य है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना, जो भी जानकारी वो मांगता है विधि संबंधित, ठीक है, या कानून नीति संबंधित, वो देना पड़ेगा, क्योंकि पीएम क्या है, मंत्रिपरिषद का हेड है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति का प्राधिकारी है जिसके माध्यम से पावर यूज करता है। लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि अब मैजिक आंकड़ा या ठीक है बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हम नहीं है हमारे पास, तो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है और राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला देख लीजिएगा, संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की परामर्श भी कौन देता है, यह देता है। जैसे 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाते हैं साल भर में, उन सत्र को कब बुलाया जाए, कितने दिन के लिए बुलाया जाए, ठीक है, और कब उसका सत्रावसान माने उसको समाप्त किया जाए, इसकी भी सिफारिश कौन करता है, माने सलाह कौन देता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, ये कर्तव्य है। अब देख लीजिएगा उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री का वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, यह एक राजनीतिक जो है प्रावधान है, बाकी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, आता रहता है कि उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री जो होता है वो वेतन प्रधानमंत्री का लेता है तो नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन ग्रहण करता है, नहीं करता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होने की वजह से राज्यसभा के पदेन सभापति, सदस्य तो होता नहीं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन लेता है। वैसे उप प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री के रूप में वेतन ग्रहण करता है, ना कि उप प्रधानमंत्री के रूप में। क्लियर। शपथ भी वो क्या है, उप प्रधानमंत्री कोई शपथ नहीं होती क्योंकि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, तो मंत्री के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, जो सामान्यतः मंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। नोट की बात करें तो प्रधानमंत्री के पद रिक्त होने की स्थिति में, ठीक है, उप प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं करता है, नहीं कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। अब तक कुल 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आप जानते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आप कमेंट करते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं सच में, जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा, ठीक है, तो आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं, लाइक वाइक कर सकते हैं, उससे क्या है कि थोड़ी वैल्यू बढ़ती है वीडियोज़ की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी, बहरहाल नहीं लगे तो नहीं करिएगा, हाँ, कोई वो नहीं है, परेशान मत होइएगा। भारत का जो महान्यायवादी है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके बारे में देख लीजिए। इनसे संबंधित जो प्रावधान है ना, अनुच्छेद 76 में है, वह भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 76, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल बहुत आता है। इनकी नियुक्ति की बात कर लीजिए, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद माने अभी जो 82 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं उनकी बात हो रही, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के 1 में किया जाता है। साथ ही देख लीजिए अगली पॉइंट क्या है, मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने पर इसे त्याग पत्र देना अनिवार्य हो जाता है। आप पूछो क्यों, कथन कारण का सवाल पूछो, कारण क्यों, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद के लिए ही क्या है सबसे बड़ा, ठीक है, माने उस सरकार का सबसे बड़ा क्या है विधिक सलाहकार है, और उसे बनाने का श्रेय मंत्रिपरिषद को जाता है। जब मंत्रिपरिषद ही नहीं है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, त्यागपत्र उसे देना ही पड़ेगा। पारिश्रमिक की बात करें कि वेतन भत्ता परिलब्धियां क्या मिलेंगी, कौन तय करेगा, आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लो भैया, जुबान पे रखना, पेपर में आएगा कि इसकी परिलब्धियां या, ठीक है, वेतन भत्ते, ठीक है, कौन तय करता है, तो संसद। आप तुरंत पलट जाएंगे संसद पे, ठीक है, तो संसद नहीं करती, बल्कि क्या है, इसके वेतन भत्ते का नियम कानून कौन तय करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आप जानते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जानते हैं राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, रबर स्टैंप है, किसकी सलाह पर काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगर महान्यायवादी की अर्हता या योग्यता की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल आते हैं, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, केवल उच्चतम न्यायालय का, वो भी न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो आर्टिकल 124 के 3 में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि न्यायाधीश बनने की योग्यता सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, ठीक है। तो पहला देख लीजिएगा, ठीक है, पहला क्या है, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो। दूसरा ये है कि वह एक या एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किया हो। याद रखना 10 वर्ष की जो वकालत है ना, कोर्ट बदल सकता है, एक हाई कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइम पे नहीं, बल्कि लगातार 10 वर्ष करना है। ये नहीं 1 साल कर लिए फिर 20 साल बाद 1 साल फिर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत अगर विधिवेत्ता है, ये भी सवाल आता है, ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति की नज़र में आप पारंगत विधिवेत्ता हैं तो जानते हैं आपका काम बल्ले बल्ले, आप भी बन सकते हो भैया। महान्यायवादी के अधिकार एवं कार्य देख लीजिए, वो काम क्या करता है, उसके अधिकार क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सवाल ऐसे बनते हैं, देख लीजिएगा। अगला इसमें देखिए, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित जो विषय हों, ठीक है, उस विषय पर क्या है, भारत सरकार को विधिक सलाह दे। क्यों, क्योंकि सरकार के लिए, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है, यही महान्यायवादी होता है, ठीक है।
इसीलिए सलाह उसको देना अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का एक प्राधिकारी है, याद आया ना, कार्यपालिका के अंग है ना महान्यायवादी, इसीलिए उसे निर्देश दे सकता है। अगला देखिए, महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। देखो ना, ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी न्यायालय में जाकर के क्या है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, याद रखना। एक चीज़ यहाँ बताता हूँ, लिखा नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे रट लेना आप। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा ना, महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। इससे मुझे याद आ गया, लिखा नहीं हो, इसको जानते हो, एक खास बात और भी है, इसे निजी अपने निजी तरीके से केस लड़ने का भी इसको छूट है, आज़ादी है। इसका मतलब ये महान्यायवादी पद पर रहते हुए भी किसी का केस लड़ सकता है। जैसे ढेर सारे जैसे वैकेंसी से संबंधित जो विवाद फंसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो लोग क्या है, महान्यायवादी को हायर कर लेते हैं, तो वो लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रटे रहिएगा, महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने से रोक नहीं है, किंतु वह किसी भी मामले पर सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध, ठीक है, सरकार के विरुद्ध किसी भी, ठीक है, विरुद्ध किसी भी मामले पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, माने उस पर केस नहीं लड़ सकता, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिएगा, इसके कार्य और शक्तियाँ, कर्तव्य और शक्तियाँ क्या है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। भैया मतदान करोगे कैसे? मतदान करने के लिए तो क्या है, सदस्य होना अनिवार्य है, तो आप तो सदस्य हैं ही नहीं है ना, मंत्रिपरिषद जिसको बनाया, ठीक है, उनको राष्ट्रपति ने बना दिया, तो ये मतदान नहीं कर सकता। लेकिन बंदे के पास देखो ना कितना अधिकार है, विचार व्यक्त करने की, किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, अगला देख लीजिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं ना, संयुक्त बैठक की जाती है लोकसभा राज्यसभा की, अनुच्छेद 108 के तहत बताया था ना, अनुच्छेद 108 के तहत उसमें भी बात कर सकता है, बैठ सकता है, बस वोट नहीं डाल सकता। और क्या कर सकता है, और संसद की किसी भी समिति में भी वो भाग ले सकता है। तो बहुत इसके पास इस प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिक पॉइंट, आप जैसा जानते हैं, यूनिक पॉइंट में 3 पॉइंट लिखें। संसद की कार्यवाही के दौरान महान्यायवादी को भी संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पीसीएस आरओ या बड़े एग्जाम में आया है। क्या इसे ठीक है, जबकि ये निर्वाचित सदस्य तो होता नहीं, बावजूद इसके एकमात्र यही ऐसा सदस्य है, बंदा है, जिसको क्या है, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की तरह विशेषाधिकार मिलता है जब वो सदन की कार्यवाही में शामिल हो रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्रीम है, बस आप इसे डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या है, महान्यायवादी की सहायता के लिए 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। उसमें से एक सॉलिसिटर जनरल कहलाता है तथा 2 अन्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में देखिए यूनिक पॉइंट को आप देखिए, यहाँ पर एक आपके लिए कुछ विशेष बनाया गया, फैक्चुअल है जो इसमें ये है कि कुछ बातें यहाँ से यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, पहली बात आप देखो तो पहला है कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रपति बनने के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ये बहुत बार आते हैं, इसीलिए यूनिक पॉइंट में लिखे हैं। और अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन काम किया है, तो बीबी गिरी ने कब किया था, बीबी गिरी ने जब, ठीक है, जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, उस समय ये बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, उसके बाद जब बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए तो बीबी गिरी फिर इस पद को ग्रहण करने के बाद क्या है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए खुद उतर गए।
जब खुद उतर गए तो इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। जब ये इस्तीफा दे देंगे तो अब कौन आएगा, राष्ट्रपति तो था नहीं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया बीबी गिरी के रूप में। अब ये भी इस्तीफा दे दिए तो भारत में एक बार ऐसी कंडीशन बनी जब दोनों उपस्थित न हो तो न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह तात्कालिक समय में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, तीसरे कौन से थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वो थे बीडी जत्थी। तो 3 लोग, एम हिदायतुल्लाह, बीबी गिरी और बीडी जत्थी। ठीक है, तो 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे भी थे, एक जाकिर हुसैन जी, ठीक है, और एक कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, जो इमरजेंसी लागू किए थे। अगला देखिएगा, यूनिक पॉइंट में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध कभी चुने गए थे वो कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वो राष्ट्रपति बनने के पूर्व क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष भी थे। अगर देखिए कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे जो द्वितीय मतगणना पर जीते थे, तो द्वितीय मतगणना पर जीतने वाले बीबी गिरी, हमने याद किया है कि ये गुर के उठे, माने पहली काउंटिंग में 50% प्लस 1 वोट नहीं कोई पाया। तो हमने बताया था, ठीक है, कि वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। जब पहली बार में आप जो है, ठीक है, पहली बार में अगर आप 50% प्लस 1 कम से कम 1 वोट और ना पाए हो राष्ट्रपति बनने के लिए, तब दूसरी बार काउंट होता है। तो दूसरी प्रायोरिटी पे जो नाम होते हैं उन्हीं नामों को उनके आगे वोट दिया जाता है, और जो सबसे कम जिनको कैंडिडेट को वोट मिलता है उनके आधे वोट इनको और आधे इनको बांट दिया जाता है। उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम जो पढ़े थे। वो कौन से व्यक्ति थे, तो गिर के उठे तो थे बीबी गिरी, ऐसे याद कर लेंगे, बीबी गिरी। ठीक, अगला देख लीजिएगा, कुछ प्रधानमंत्री संबंधित फैक्ट देख लीजिए। संसद का कभी भी सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे। त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न होने की वजह से त्यागपत्र किसे देना पड़ा था, तो एक थे बीपी सिंह, दूसरे थे एचडी देवगौड़ा। ठीक है, एक लास्ट यूनिक पॉइंट और देख लीजिएगा, भारत के प्रथम महान्यायवादी, ठीक है, भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे, तो भारत के प्रथम न्यायवादी थे, ठीक है, एमसी सीतलवाड़। कौन थे, एमसी सीतलवाड़। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे, ठीक है, कि ये नोट्स पढ़ा दिया गया, और आपको गवर्नमेंट सेलेक्टेड जो है टीचर हैं अमर सिंगर सर, जो बेहतरीन हिस्ट्री और यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट होकर के पढ़ते रहें। देखो, एक खास बात है यूनिक क्लास की, जो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ आपको सीक्वेंस में लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।